अगली गेस्ट, अगली मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मंच पर हैं, अनुप्रिया पटेल, अपना दल एस यानी अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। केंद्र में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हेल्थ और फैमिली वेलफेयर और उर्वरक और रसायन। तो काफी लंबा चौड़ा प्रभार भी है इनके पास और इस वक्त आज तक पंचायत में। स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू। कैसा है चुनाव 2027 कैसा है? क्योंकि 2024 तो बहुत दुस्वप्न की तरह रहा आप लोगों के लिए। 2027 कुछ वैसा ही दिख रहा है या सचमुच बहुत कुछ बदल गया है? 2017, 2022 से भी और बेहतर 2027 होगा। 2024 में थोड़ी सी समस्या जरूर हुई थी, एक अफवाह के कारण हमें नुकसान जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद कई राज्यों में चुनाव हुए। आपने देखा कि कहीं बीजेपी या कहीं एनडीए की सरकारें बनी, तो एक अफवाह का छोटा सा दौर था, लेकिन उसने चुनाव में हमें नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब मैं समझती हूँ उस भ्रम से उत्तर प्रदेश की जनता बहुत पहले बाहर आ चुकी है और 2027 इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि 2017 और 22 से भी जबरदस्त 2027 में एनडीए की जीत सुनिश्चित होने जा रही है। लेकिन जब 2024 आप हारी, यानी कि आप एनडीए हारी, पिछड़ी, तो जो वोट बैंक आपसे खिसका, जिसमें ओबीसी में बहुत बड़ा डेंट लगा, और अगर हम नाम लेकर के कहें तो कुर्मी बिरादरी, कुशवाहा बिरादरी, दलितों में अगर आप देखें तो जो पासी बिरादरी, ऐसी तमाम जातियों ने साथ छोड़ा, बड़ी तादाद में छोड़ा। पूर्वांचल बहुत बुरी स्थिति में आप रहीं। तो ऐसा क्या आप लोगों ने कर दिया है कि आपको लगता है कि 27 बेहतर होगा? देखिए, वैसे तो आप लोगों के अपने अपने तर्क हैं, आपने अलग अलग बिरादरी गिना दी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मोटे तौर पर जो हमारा नुकसान हुआ, जो एक संविधान और आरक्षण को लेकर एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई। चुनाव के पहले का जो कुछ दिन का समय होता है बहुत सेंसिटिव होता है। उस दौरान अगर कोई अफवाह जोर पकड़ ले तो उसका वोटर पर, आम वोटर पर प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास कोई वेरिफिकेशन का समय तो होता नहीं है, पुष्टि तो हो नहीं पाती है। और हम कहीं ना कहीं पिछड़े, क्योंकि हम समय रहते उस अफवाह की काट नहीं कर पाए। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि 2027 बेहतर होगा, तो उसके पीछे जो हमारा 2014 से लेकर 2026 तक 12 साल का केंद्र सरकार का काम रहा, राज्य सरकार को भी अब 9 साल हो गए। आप देखिए कि ये तमाम जो हमारी दबी कुचली जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, वंचित समुदाय है, एक एक करके जो हमारे काम रहे हमारी सरकार के, और उसमें सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उनका सबसे बड़ा लाभ अगर पहुंचा है तो हमारे जो पिछड़ा वंचित वर्ग है उसमें जो सबसे ज्यादा, मैं कहूंगी जो सबसे ज्यादा अनप्रिविलेज रहा है, उनको सबसे ज्यादा इसका लाभ पहुंचा है। और इसके साथ ही बड़े बड़े ऐसे फैसले हुए जिससे कहीं ना कहीं हमारे लिए जो दबा कुचला वर्ग है वो महत्वपूर्ण है, उसकी शासन सत्ता में भागीदारी हो, इसका संदेश भी हमारी सरकार ने दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार अगर आप देखिए, पुरानी जितनी भी सरकारों के कैबिनेट से आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा अगर आपको ओबीसी एससी का प्रतिनिधित्व मिलेगा तो प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में ही मिलेगा। कास्ट सेंसस, ये किसकी मांग रही है? ये बड़ा सवाल। प्रमुख रूप से जो दबी कुचली जातियां रही हैं, जिनको रहा कि आजादी के इतने साल हो गए, उसके बाद भी हमें अभी भी अस्तित्व और पहचान का संकट है। अपना दल, हमारी पार्टी ने हमेशा से जातीय जनगणना का समर्थन किया, उसकी मांग उठाई। अब ये कास्ट सेंसस हमारी सरकार ने जो फैसला किया है, इससे पहले किसी सरकार ने कभी हिम्मत दिखाई कास्ट सेंसस की घोषणा करने की? तो आपको नहीं लगता इन फैसलों का व्यापक असर होने जा रहा है? एनडीए ने एक बहुत बड़ा संदेश देश के अंदर दिया है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और उस लोकतंत्र में सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अगर कोई देश का प्रतिनिधित्व करेगा तो देश के आदिवासी समुदाय का व्यक्ति करेगा। ये संदेश किसने दिया? ये संदेश एनडीए ने दिया है। इससे पहले की तमाम सरकारों को उठाकर देख लीजिए, कोई भी ऐसा ना कोई निर्णय कर पाया जो इतना साहसिक निर्णय हो, वो हमारी सरकार ने किया। तो ये एक एक करके जो तमाम फैसले हैं, जो हमारे एक हमने मसला और उठाया था हमारी पार्टी ने, मैंने खुद उठाया था प्रधानमंत्री जी के सामने, हमारी जो नीट की परीक्षा होती है उसमें ओबीसी आरक्षण लागू नहीं था, तो इसको भी मैंने जब प्रधानमंत्री जी के सामने उठाया, इसको लागू करने में हफ्ता 10 दिन का समय लगा। ये जो फैसले हैं इनका बहुत व्यापक असर है। एक छोटे से भ्रम और अफवाह के आधार पे
इतना लंबा जो हमारा 12 सालों का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, 9 सालों का जो काम है, वो खत्म नहीं हो जाता। एक बड़े वर्ग पे जब प्रभाव पड़ता है, सरकार की एक छवि बनती है, क्या हमारी सोच है लोगों के बीच में जाती है, तो बदलाव आता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि और भी बेहतर प्रदर्शन एनडीए परिवार इस बार नहीं, लेकिन करेगा। जब आपने जातिगत जनगणना की बात की, क्योंकि आपके प्रमुख डिमांड में था, जब बीजेपी भी नहीं बोलती थी, तब आप सरकार में रहते हुए इसकी लगातार डिमांड कर रही थी। अब जबकि जातीय जनगणना की बात मान ली गई है, तो क्या कोटा विद इन कोटा, यानी कि जो आरक्षण के भीतर आरक्षण है, इसको भी आप इसका भी आप समर्थन करेंगी? देखिए, हमारी पार्टी ने जब कोटा विद इन कोटा का प्रश्न उठा था, तब भी हमारी पार्टी ने कहा था कि सबसे पहले जो अलग अलग जातियों के आंकड़े हैं वो आने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं मालूम कि अलग अलग जातियों के आंकड़े क्या हैं और उसके बाद आरक्षण का लाभ किस जाति तक कितना पहुंचा और पहुंचा भी या नहीं पहुंचा। जैसे मैं आपको कहूंगी कि 27% का आरक्षण हमने कहने को लागू कर दिया पिछड़ों के लिए, लंबा समय हो गया, लेकिन आप अगर उसकी समीक्षा करेंगे तो आप देखेंगे कि 27% पूरी तरह सही मायने में लागू हुआ ही नहीं है। बैकलॉग समय के साथ बढ़ता गया है। इसका मतलब जो एक संवैधानिक निर्णय हुआ वो 27% भी पूरा नहीं पहुंचा, तो सबसे पहले तो वो लागू ही नहीं हुआ। फिर किसी 27% क्या पिछड़ों को मिला ही नहीं? हुई। 27% आरक्षण कहां पूरी तरह लागू हो पाया है? बैकलॉग का विषय कहां से उठ रहा है? इसीलिए क्योंकि ये लागू नहीं हो पाया, और प्लस हमारे पास अलग अलग जातियों के आंकड़े भी नहीं है। तो मैं समझती हूं कि कोटा विद इन कोटा इज नॉट अ बैड इशू, लेकिन हम ये तो जाने कि हर जाति के आंकड़े क्या है, 27% पूरी तरीके से लागू हो पाया या नहीं हो पाया, बैकलॉग की समस्या का समाधान हुआ या नहीं हो पाया, तभी तो हम ये तय कर पाएंगे कि किसको कितना लाभ मिला। और सही मायने में जो सबसे पीछे रह गया उसको लाभ मिलना ही चाहिए, और हमारी पार्टी तो इसकी वकालत करती है। अभी संजय निषाद जी आपके पहले मंच पर थे, उन्होंने कहा कि जो ओबीसी में जो बड़ी जातियां हैं, जो मजबूत जातियां हैं, अभी तक उन्होंने ही सारे आरक्षण के लाभ लिए हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि संजय जी का अपना एक पक्ष हो सकता है, लेकिन मैंने इसको व्यापक तरीके से समझाया कि जब एक 27% के आरक्षण की व्यवस्था देश में लागू हुई 90 के दशक में, क्या हमने आकलन किया कि सही मायने में 27% इम्प्लीमेंट हो पाया या नहीं हो पाया? 27% जमीन पर उतरा या नहीं उतरा? आज आप देखिए बैकलॉग की स्थिति क्या है, और 27% जब तक पूरा ही नहीं हुआ है तो हम इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे कि किसको अधिक मिला या किसको कम मिला? मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहती हूं कि जो सबसे पीछे सबसे कमजोर है उसको निश्चित रूप से एक हाथ का सहारा देकर आगे लाने की जरूरत है, लेकिन निर्णय लेने का हमारा जो एक आधार है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा बहुत पारदर्शी होना चाहिए, ऐसा मेरी पार्टी। चलिए, इससे एक सवाल और ले लेता हूं इससे जुड़ा। ये बताइए कि आप कह रही हैं कि आप इसका स्वागत करती हैं, लेकिन पहले बैकलॉग, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो आरक्षण की सीमा तय की गई है, जब कास्ट सेंसस आएगा तो क्या ये सीमा टूटनी चाहिए? अभी अगर 50% है, या अगर आप ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ लें तो ये 60% है, तो फिर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या आपको लगता है कि नहीं, ये तो मेरी पार्टी का मूल मंत्र है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। हिस्सेदारी के बाद जिम्मेदारी भी आती है। और देखिए, हमारी जो भारतीय समाज है बहुत विविध है, और न्यायपूर्ण यही है कि अलग अलग जाति समुदाय के लोग जो हैं उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। और मैं ये बात हमेशा कहती हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि सरकार में बढ़े, एडमिनिस्ट्रेशन में भी बढ़े, जुडिशरी में भी बढ़े, और आप तो मीडिया के प्रतिनिधि है, आपके मीडिया में तो मुझे दलित, आदिवासी, पिछड़ा कहीं दिखाई नहीं पड़ता, तो मेरी पार्टी तो ये भी कहती है कि भाई उनको यहाँ भी स्थान दीजिए, अपनी बात कहने का अधिकार दीजिए। तो सही मायने में लोकतंत्र की ताकत तो यही है कि हर वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और इससे कहीं कोई इस बात पे हम पूरी तरह सहमत हैं, इस बात को हम लगातार कहते भी हैं। चलिए, अब कुछ पॉलिटिकल सवाल। आप पिछला चुनाव आप लोग लड़ी, बहुत अच्छी संख्या आपकी पार्टी की आई, तो इस बार क्या आप सीटों की डिमांड आपकी ज्यादा बढ़ेगी, या जितने पे आप लड़ी थी उतने ही आप उतनी ही सीटों पर लड़ेंगी? क्या है इस बार आप लोगों की अपनी रणनीति? देखिए, अब हमारी अपनी रणनीति क्या है वो आपके इस मंच पे तो नहीं बता सकते, लेकिन ये एक बात तय है कि एनडीए की जीत धमाकेदार अंदाज में सुनिश्चित हो, इसके लिए
अपना दल का एक एक कार्यकर्ता बहुत तैयारी कर रहा है, पूरी कमर कस चुका है और सीटों का बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है, वो तो हम सब आपस में बैठ के तय कर लेंगे। एनडीए में एक सामंजस्य है। अभी आपने देखा हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने सभी एनडीए पार्टनर्स से मुलाकात की, सबके मसलों को सुना, तो एक सामंजस्य और समन्वय के फॉर्मूले पर हम लोग लगातार चल रहे हैं। सीटों का बंटवारा भी होगा, सीटें लड़ेंगे भी, सीटें जीतेंगे भी, अपना दल के कैंडिडेट्स भी जीतेंगे और जहां हमारे गठबंधन के अन्य कैंडिडेट्स होंगे उनको भी जिताएंगे। तय हो जाएंगी, अभी इट इज टू अर्ली, तय हो जाएंगी, आपको भी बताएंगे। लेकिन कहते हैं कि अपना दल एस जो है वो दिल्ली में तो कंफर्टेबल है लेकिन लखनऊ में बड़ा अनकंफर्टेबल रहती। अभी कितनी 9 साल सच्चाई से है? 9 साल से साथ में हैं, हाँ। तो डिस्कम्फर्ट के साथ तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि देखिए कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे अपने कुछ मसले अगर हम उठाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे अपना दल अनकंफर्टेबल हो गया, जैसे लेकिन मैं ये मानती हूं कि अपना दल का, अब अनुप्रिया पटेल का अस्तित्व अपना दल से है। अपना दल पिछड़े, दलित, वंचित की बात करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़े, वंचित, दलित की आबादी कितनी है? 70-80% की आबादी है। अब एक ऐसा राज्य जिसमें दलित पिछड़ों की इतनी बड़ी आबादी है, अगर उनके हितों को कहीं कोई क्षति होगी, कोई अन्याय होगा, तो निश्चित रूप से एक सहयोगी होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो सरकार चला रहे हैं, हम उन तक अपने विषयों को लेकर जाएंगे। तो इसे तकरार के रूप में नहीं देख सकते। इसे तो मैं समझती हूँ कि ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी सरकार को बताएं भी कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, और हमारे अपने लोगों के प्रति जिनके लिए हमने एक झंडा अपने हाथ में उठाया हुआ है, उनके लिए हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है, तो हम दोनों में ही पीछे नहीं हटते। इसलिए प्रदेश में जो आपकी लड़ाई सरकार के लेवल पे दिखती है वो दिखती है। अब आशीष पटेल जी कई बारी नाराज दिखते हैं, कई बारी पत्र लिखते हैं, चीजें आई हैं ऐसी। पत्र आशीष पटेल जी भी लिखते हैं, पत्र अनुप्रिया पटेल भी लिखती हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री को भी लिखती हूँ, और कोई भी मसला होता है तो मैं देश के प्रधानमंत्री के सामने भी उठाती हूँ, देश के गृह मंत्री के सामने भी उठाती हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमारे इस गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भी उठाती हूँ, और इसमें मैं कभी कोई संकोच करने वाली नहीं हूँ। जहां भी पिछड़े दलितों के हक से जुड़ा हुआ कोई मसला होगा, मुझे लगेगा कि मेरी अपनी सरकार में कहीं कोई कमी है तो मैं उठाऊंगी। कास्ट सेंसस का मसला मैंने उठाया ना, नीट में ओबीसी आरक्षण नहीं लागू है, ये मसला मैंने उठाया ना, प्रधानमंत्री जी ने उसका समाधान किया। केंद्र में हम हैं तो प्रधानमंत्री जी से ही तो कहेंगे, राज्य में मुख्यमंत्री जी हैं, अगर कोई मसला होगा तो उन्हीं से कहेंगे, जिसको समाधान करना तो वो उसी के सुनते पास हैं लेके जाएंगे। आपकी बात सुनते हैं मुख्यमंत्री अब आप जी। देखिए, ओबीसी आरक्षण नीट में लागू हुआ या नहीं हुआ, तो बात तो सुनी गई। कास्ट सेंसस लागू हुआ या नहीं हुआ, बात तो सुनी गई। बहुत सारे मसलों का समाधान हुआ है। कुछ मसले ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं, लेकिन हम उसके लिए प्रयासरत हैं और वो मसले भी हल होंगे, ऐसा हमारा आपको पूरा लगता है कि विश्वास अभी भी 69,000 शिक्षकों का मुद्दा है या सॉल्व हो चुका है? देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियां हुई हैं, और ये बात मैंने हमेशा से उठाई, सबसे पहले उठाई। ये एक ऐसा प्रकरण है जिसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा कि भाई इसमें गड़बड़ी हुई है, लोगों के साथ अन्याय हुआ है। मैंने इस मसले को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी उठाया, हमारे गृह मंत्री जी के समक्ष भी उठाया, एक बार नहीं कई बार उठाया, मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी इस विषय को उठाया, और निश्चित रूप से इसमें छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। हमारे अभ्यर्थी आज, अब तो बहुत लंबा समय हो गया, मसला कोर्ट में पहुंच गया, कोर्ट में इसकी लड़ाई चल रही है, अन्याय उनके साथ हुआ है, और हम सरकार के बीच में लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम 69,000 शिक्षक भर्ती के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार भी इस मसले को समाधान करने के लिए अब गंभीर हो चुकी है, और इस मसले का समाधान होगा भी। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब 2022 का हमारा चुनाव हुआ था, क्योंकि ये मसला उससे पहले का है, और तब मैंने इसे केंद्र के स्तर पे उठाया था, उस समय चुनाव के पहले सरकार ने इसका संज्ञान भी लिया था और इसमें कुछ एडिशनल सीट्स की घोषणा भी हुई थी, लेकिन फिर वो मसला कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसके बाद से ये कोर्ट में लटक गया है। लेकिन सरकार इसका समाधान करे, ऐसा हम चाहते हैं, हमारी मांग भी है, और जहां तक मेरी जानकारी है इसमें सरकार पूरी तरह प्रयास भी कर रही है, और ये मसला हल होना चाहिए, हमारे छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन आपको कितना लगता है कि जो अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हालांकि पीडीए को उन्होंने कई और नामों से भी संबोधित किया, आप लोगों के लिए रियल चुनौती है?
और अखिलेश यादव का 2024 में जीतना, खैर आपने कहा कि वो एक था, लेकिन 2027 में आपको लगता नहीं है कि आप लोग के सामने एक रियल चैलेंज है? पीडीए समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनावी जुमला है। पीडीए एनडीए में समाहित है और एनडीए के लिए पीडीए एक कमिटमेंट है, और मैंने इस कमिटमेंट के आपको एक नहीं 100 उदाहरण दिए। आप मुझे बताइए, कास्ट सेंसस का निर्णय क्या समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं कर सकती थी? राज्य में सरकार चलाई है ना। बिहार में नीतीश कुमार जी ने कास्ट सेंसस कराई, वो एनडीए का अंग है। अगर वो करा सकते थे, समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं कराई? करा सकते थे ना। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में यश भारती पुरस्कार दिए जाते थे, उसमें कितना पीडीए था? एक बार उसका आप पलट के देख लीजिए, कितने पीडीए थे उसमें। तो हमारे लिए कमिटमेंट है, और इसीलिए मैंने आपको तमाम उदाहरण जो दिए, पीडीए के हक में एक नहीं कई फैसले जो सालों साल संसद से लेकर राज्यों में अटके रहे, वो हमारी सरकार ने किए, एनडीए ने किए, हमारे गठबंधन ने किए। इसलिए हमारे लिए चुनावी जुमला नहीं है, हमारे तो दिल में पीडीए है। और पिछड़ा, दलित, कमजोर, आदिवासी, इसके लिए हमारी सरकार काम करती है। लेकिन आप खुद जब चुनाव लड़ रही थी 2024, आपको लगता है कि आपके साथ कहीं धोखा हुआ? आपको जिस तरीके का समर्थन मिलना चाहिए था बीजेपी से, प्रदेश से, वैसा नहीं मिला? देखिए, हर चुनाव की परिस्थितियां होती हैं। भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चुनाव में ऊपर नीचे, हार जीत, ये सब चलता रहता है। एक चुनाव था, मार्जिन कम हो गया, लेकिन मिर्जापुर की जनता ने अंततः आशीर्वाद दिया ना। तीसरी बार मेरी हैट्रिक लगी है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपके विपक्ष में होते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ तो कमाई हमने की थी, लोगों के दिल में कोई जगह बनाई थी, इसलिए जीते भी हैं। तो मैं इसे इस दृष्टि से नहीं लेती। बहुत सारे लोगों ने साथ दिया है, और बहुत सारे लोगों के साथ के कारण ही यहाँ तक पहुंची हूँ। हमारे अपने सहयोगी दल भी उसमें शामिल थे, मेरी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, और सबसे ऊपर हमारे मिर्जापुर का वोटर था, मिर्जापुर की जनता थी, सबका आशीर्वाद था, सबकी दुआएं थी। तीसरी बार मिर्जापुर में हैट्रिक लगी। मैं जब आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट दूसरी पारी है। आप 2014 में भी जब सरकार बनी थी मोदी जी की, तब भी उस मंत्रिमंडल में थी। फिर इस सरकार में भी आप मंत्रिमंडल में हैं। तो आपको लग नहीं रहा है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट अब अनुप्रिया पटेल के लिए छोटा है? ये सब उसको लगता है जो मंत्री बनने के लिए राजनीति में आता है। अनुप्रिया पटेल मंत्री बनने के लिए आई नहीं है। मैं तो आई थी अपना दल का झंडा बुलंद करने के लिए, और वो बुलंद है। अपना दल तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। मेरी पार्टी उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, और आगे लेकर जाऊंगी। ये चाहिए मुझे। दबंगई से अपनी बात बोलती हूँ, प्रधानमंत्री से बोलती हूँ, सबसे बोलती हूँ। मैं किसी मसले पे पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास कौन सा पद है, नहीं है। मैं जो करने के लिए आई हूँ उसको लेकर मैं एकदम क्लियर हूँ। मेरे मसलों पर मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ, और वो करती रहूंगी जब तक राजनीति में हो, जब तक अपना दल का सम्मान का झंडा मेरे हाथ में है। तो आपके समर्थक भी नहीं कहते कि मैडम, मतलब आपका कद ऐसा है तो पद भी होना चाहिए? देखिए, समर्थक तो चाहेंगे कि आप आसमान पर पहुंच जाओ, लेकिन समर्थक अच्छा है, समर्थकों की भावना है, वो अपना उत्साह में रहते हैं, लेकिन हमको क्लैरिटी होनी चाहिए हम किस लिए आए हैं। मेरा पर्पस क्लियर है, मेरा गोल क्लियर है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना दल किस उद्देश्य के लिए बना है, उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो मुझे करना है उससे मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं, और वो मैं करती रहूंगी। यही मेरा एजेंडा है, और यही इसी से मैं अपनी सफलता को आंकती हूँ। तो उद्देश्य तो ये भी होगा ना कि अपना दल का कोई अपना मुख्यमंत्री भी बने, अपना दल कल को इस प्रदेश का नेतृत्व भी करे। तो ये उद्देश्य आपको कब और कहां कैसे दिखाई देता है? इसके लिए तो हमारे कार्यकर्ता काम कर ही रहे हैं। देखिए, अपना दल लगातार प्रगति कर रहा है। अब आप देखिए, एक विधायक था 2000 में, मैं अकेली थी, बनारस के रोहनिया से जीत के पहुंची थी। फिर 2017 का आया, हमारी संख्या बढ़ गई, 9 पहुंच गए। फिर उसके बाद हम 13 पहुंच गए, पार्लियामेंट में भी पहुंच गए, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गए। तो ये एक जर्नी होती है, और बाकी राजनीति में बहुत कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से हम सभी चाहते हैं, अपना दल का एक एक कार्यकर्ता चाहता है, एक एक समर्थक चाहता है कि अपना दल की उत्तर प्रदेश में सरकार हो। और कौन सी पार्टी नहीं चाहती? हम बिल्कुल चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी जिन
सिद्धांतों पर बनी है, उसको हम और मजबूती से उसके करीब जा सके, उसको पूरा कर सके। अपनी पार्टी के विस्तार के लिए हर पार्टी का नेता और कार्यकर्ता काम करता है, मैं भी कर रही हूँ, और सब एक बड़े मिशन के साथ आगे बढ़ते तो हैं। आप भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं? मैं अपना दल की सरकार देखना चाहती हूँ। अनुप्रिया पटेल बने ना बने, अपना दल की सरकार होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जिसके भाग्य में होगा वो बनेगा। मेरे लिए अपना दल की सरकार बने ये जरूरी है। लेकिन जब आप अपना दल की बात करती हैं तो अपना दल अपना दल आपकी माता जी का भी एक अपना दल, दो अपना दल इस वक्त हैं, दोनों अब क्लेम करते हैं कि भाई ओरिजिनल अपना दल हम ही हैं। तो ये लड़ाई यहां तक पहुंच गई, आपको इसका कोई समाधान दिखता है कि दोनों परिवार, दोनों बहनें एक हो, परिवार एक हो? देखिए, परिवार तो परिवार ही होता है ना। माँ तो माँ ही रहेंगी, माँ हमेशा पूजनीय रहेंगी, श्रद्धेय रहेंगी, और माँ से कोई विवाद है ही नहीं मेरा। मैं तो सिर्फ पिता के रास्ते पर चल रही हूँ, उनकी पार्टी का, अपना दल का झंडा लेकर आगे बढ़ रही हूँ। पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है, माँ का भी है, कहीं ना कहीं दिल से आशीर्वाद तो देती हैं। लेकिन बहनों से नहीं, बहन से? परिवार पे कोई बात ही नहीं करनी है। मैं, आपको कभी लगता है मैं किसी से कोई झगड़ा कर रही हूँ? मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि मेरे पिता ने क्या सपना देखा था, अपना दल को कहाँ लेकर जाना है, और बस उसी रास्ते पर चल रही हूँ। इसके अलावा मैं कुछ करती ही नहीं। अपना दल और अपना दल का झंडा। अब एक और विषय है, वो राम मंदिर का विषय है। जिस तरीके से चढ़ावा चोरी हुई, चंदा चोरी हुई, और बीजेपी को लोग अब जिस तरीके से ट्रोल करते हैं, दूसरी पार्टियां ट्रोल कर रही हैं, आपको लग रहा है कि एक डेंट लगा है राम मंदिर की जो ये घटना हुई है उसके बाद? ये देखिए, इसे थोड़ा राजनीति से परे हटकर अगर मैं कहूँ तो निश्चित रूप से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, क्योंकि एक ऐसा विषय है, आस्था का विषय है, और सामान्य लोगों के मन में ये भाव आता है कि जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लोगों ने लाठी खाई, गोली खाई, वहाँ इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया? तो निश्चित रूप से ये प्रश्न भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ज्यादा है, एक सार्वजनिक विश्वास की कसौटी पे खरा उतरने का ज्यादा है। और मैं यही मानती हूं कि इस प्रकरण में जो भी लोग दोषी हैं, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, शीर्ष नेतृत्व हो भारतीय जनता पार्टी का, सबको मिलकर इस पर जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस दिशा में एक एसआईटी भी गठित हुई है, एसआईटी ने अपना काम किया है, अभी उनकी रिपोर्ट अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें जो भी लोग जिम्मेदार हैं वो सजा के हकदार हैं, सजा पाएंगे भी, और लोगों का जो एक विश्वास है वो पुनः कायम होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन लगता नहीं कि अब चुनाव 2027 में है और इस तरीके का गंभीर आरोप लगा है, जो बीजेपी का जिसकी बदौलत बीजेपी यहां तक पहुंची है, उस पर पूरे देश में एक तरीके की नाराजगी भी है, तो आपको नुकसान होगा राजनीतिक रूप से? देखिए, मैं राजनीतिक नफा नुकसान की दृष्टि से इसे देख ही नहीं रही हूँ। राजनीति में जो नफा नुकसान होना है वो होगा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि राजनीति सब कुछ नहीं है ना, इसके ऊपर एक सामाजिक जीवन है, लोगों की आस्था है, लोगों की भावना है, लोगों का विश्वास है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ तो हुआ ही है, लोगों के मन को ठेस तो पहुंची ही है। तो मन के जो घाव हैं, मन के जो जख्म हैं, उनको भरना, उस पर मरहम लगाना जरूरी है। राजनीति में क्या होगा ये अलग प्रकरण है, लेकिन लोगों के घाव पे मरहम लगाना हमारी जिम्मेदारी है। जिन लोगों ने भी इसमें ये सब अपराध किया है वो सजा के हकदार है, उनको सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, एक उदाहरण पेश होना चाहिए। ये अब सच में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। चलिए, अब एक दो सवाल आखिर में। आप स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश में एम्स को लेकर के भी बहुत चर्चा हुई है, बताइए कि आपका कौन सा ऐसा काम है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए जो लगता है कि हाँ, आपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वास्थ्य के रहते हुए आपने किया है? देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकार के जो स्वास्थ्य को लेकर भूमिका है, इसको समझना जरूरी है। भारत सरकार एक ब्रॉड पॉलिसी गाइडलाइन देती है, टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, और स्वास्थ्य राज्य का विषय होता है। जो एग्जीक्यूशन होता है हमारी स्कीम्स का, वो राज्य सरकारों के हाथ में होता है। तो अगर मैं भारत सरकार की तमाम योजनाओं की बात करूं जो उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंची है, पहले तो देश भर में पहुंची है, स्वास्थ्य का परिदृश्य पिछले 12 सालों में बहुत बदला है, और इसलिए बदला है क्योंकि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करते हैं, यानी हर व्यक्ति के पास क्वालिटी
और अफोर्डेबल हेल्थ केयर की एक्सेस होनी चाहिए। ये कागज पर नहीं रहेगा, ये रियलिटी बनेगा, और इसको रियलिटी बनाने के लिए हर जरूरी कदम हमने उठाया है। भारत सरकार का लगातार स्वास्थ्य के ऊपर बजट बढ़ा है और उत्तर प्रदेश के अंदर भारत सरकार की सारी योजनाएं पहुंच रही हैं। अभी आपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का जिक्र किया। देश में हमारी सरकार आने से पहले कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज थे? 7। लेकिन 12 साल के अंदर हमने 16 नए एम्स खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके पास एक नहीं 2-2 एम्स है। इसके अलावा आज उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप जाइए तो वहां PPP मोड पर प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत जो किडनी के रोगी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां बढ़ रही हैं, डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस के बाद अगला जो असर आता है वो किडनीज के ऊपर आता है। आज फ्री डायलिसिस की सुविधा उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों को मिल रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य की योजना के अंदर करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आज 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा के आयुष्मान कार्ड होल्डर बन गए और करोड़ों लोगों के अंदर बहुत सारे लोग इसमें इलाज करवा चुके हैं, मुफ्त इलाज करवा चुके हैं। और आप जाइए देखिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं ये नहीं कहती कि हमने 100% आयुष्मान आरोग्य मंदिर बदल दिए हैं, लेकिन आप देखिए कि आज एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जहां पे पहले केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य की कुछ सेवाएं मिल जाती हैं, आज हमने वहां पे 12 सर्विसेज का पैकेज शुरू कर दिया है। यानी दांत की जांच करानी है तो हो जाएगी, वहां पे आप जाएंगे तो आपकी बीपी और शुगर की जांच हो जाएगी, वहां पर आप जाएंगे आपको आंख की जांच करानी है तो वो हो जाएगी, आपको योगा और वेलनेस की काउंसलिंग भी मिल जाएगी, आपको मैटरनल हेल्थ की सुविधाएं भी मिल जाएगी, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर की सुविधा भी मिल जाएगी। तो हम एक पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, जो एक आम आदमी के लिए सबसे नजदीक है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें कैसे उसे पहले स्तर की जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है वो मिल जाए, जिससे कि जो हमारे सेकेंडरी या टर्शरी लेवल के हमारे जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है या उससे बड़े हमारे टर्शरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, उन पर कैसे दबाव कम हो, इसके लिए हमने काम किया है। तो उत्तर प्रदेश में ये सारी योजनाएं आज पहुंच रही हैं जिनका मैंने आपको जिक्र किया, और इस पर हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में बस ये कहना चाहूंगा। चलिए अब बिल्कुल आखिरी सवाल, 2027 चुनाव में आप सीटें कितनी देख रही हैं? क्या सचमुच जो बात कह रही हैं कि 2024 को आप लोगों ने पीछे छोड़ दिया है, सीटों के तौर पर एनडीए कैसी जीत दर्ज करेगा? देखिए, सीटों की संख्या पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं आपको बस ये कहना चाहती हूं कि विपक्ष पहले भी साफ था और अब तो बिल्कुल जीरो होने जा रहा है। आप देख लीजिएगा 2027 में एनडीए गठबंधन में जो हमारे 5 दल शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, आरएलडी, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी, डॉक्टर संजय निषाद जी की पार्टी, आप देखिएगा जबरदस्त हमारा ये गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में हर सीट पर हमारे गठबंधन का जो ये मुट्ठी है, ये जो 5 झंडे लहराते हुए नजर आएंगे। तो आप तीसरे नंबर पर रहेंगी या दूसरे पे आ जाएंगे इस बार? तय करने दीजिए, ये तो मेहनत पे डिपेंड करता है। हमारे कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं आपको ये कहकर जा रही हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है, अपना दल का इस बार स्ट्राइक रेट 100% होने जा रहा है। 100% होगा? 100%। चलिए, बहुत शुक्रिया, हम भी उसको देखेंगे। तो हमारे साथ थी अनुप्रिया पटेल और आज पंचायत आज तक उत्तर प्रदेश के मंच पर आपने इनको सुना। बहुत शुक्रिया।